नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। जो न्यूमेरिकल आपके जो मैंने लेक्चर 5 में डेरिवेशन और फार्मूलाज बताए थे उस पर आधारित थे, और वो न्यूमेरिकल जो मैंने कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको उस न्यूमेरिकल का आंसर पता हो या उस न्यूमेरिकल को आप लगा पा रहे हो तो उस न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आज आइए हम लोग एक नया टॉपिक उसके आगे स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहली विधि है इसमें आपकी ओवन ड्राई मेथड। पहला मेथड आपका है ओवन ड्राई मेथड। तो इसमें क्या होता है, एक ओवन होती है। ओवन ड्राई मेथड में क्या होता है कि आपकी इसमें एक ओवन होती है जिस पर आपको जिस सॉइल को सुखाना होता है, यानी सॉइल को इसी ओवन पर सुखाते हैं, जिसमें एक कंट्रोलिंग होता है टेम्परेचर का। इसमें टेम्परेचर आपका 100 प्लस माइनस 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर जो आपका होता है 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपका जो टेम्परेचर होता है 100 प्लस माइनस, या आप कह सकते हैं 100 प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर आपका होता है इसमें कंट्रोलिंग का 100 प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉइल को होता है सुखाया जाता है। तो ओवन ड्राई मेथड में होता क्या है, एक कप के आकार की एक कटोरी होती है। कैसी कटोरी होती है, कप के आकार की एक कटोरी होती है। इसमें क्या किया जाता है, सॉइल को लिया जाता है। जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है उस सॉइल को लिया जाता है। मान लेते हैं कटोरी सहित जो सॉइल का वेट है वो W1 है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है उस सॉइल को लेंगे और उस सॉइल को कटोरी में रखेंगे और कटोरी सहित उस सॉइल का वेट करेंगे। मान लेते हैं वेट W1 ग्राम है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी कटोरी लेंगे, उस कटोरी में सॉइल या उसी कटोरी में ओवन पर इस सॉइल को सुखाएंगे, और जब सॉइल पूरी तरह से सूख जाएगी तब कटोरी सहित सूखी मृदा का भार या सूखी सॉइल का भार मान लेते हैं W2 है। प्रोसेस क्या मैंने बताया कि जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना होगा उस सॉइल को एक कटोरी में लेंगे, कप के आकार की एक कटोरी होती है, उसी कटोरी में लेंगे और उस सॉइल का वेट कटोरी सहित लेंगे। मान लेते हैं उसका वेट W1 ग्राम आया है। अब इस कटोरी को जो सॉइल भरी हुई है उसको एक ओवन पर सुखाएंगे और सुखाने के पश्चात कटोरी सहित उसका वेट करेंगे। मान लेते हैं वेट W2 ग्राम है। अब इसके बाद हम लोग खाली कटोरी का वेट लेंगे। खाली कटोरी का भार मान लेते हैं आपका W3 आ रहा है। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है। और चूंकि वाटर कंटेंट W इक्वल टू फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, कटोरी सहित सॉइल का जो नम मृदा का भार है कटोरी सहित उसका भार W1 ग्राम आया है और सूखी मृदा का भार W2 ग्राम आया है। यदि W1 में से W2 घटा दें तो कटोरी का भार माइनस हो जाएगा और जो वाटर का वेट है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो W1 माइनस W2, W1 में से W2 घटाएंगे तो जो वाटर का वेट है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि सूखी हुई सॉइल और नम सॉइल आपस में उसका वेट माइनस हो जाएगा और कटोरी का वेट भी माइनस हो जाएगा। तो कटोरी सहित सॉइल का भार W1 माइनस कटोरी सहित सूखी मृदा का भार W2 में से घटाएंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड हमें निकालना है, क्योंकि W2 आपका सूखी मृदा का कटोरी सहित भार है और W3 आपका खाली कटोरी का भार आया हुआ है। तो यदि कटोरी सहित सूखी मृदा का भार में से खाली कटोरी का भार घटा देंगे तो आपका जो सूखी सॉइल है यानी वेट ऑफ सॉलिड आपका आ जाएगा। तो W2 माइनस W3 करेंगे तो आपका वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। इस प्रकार से वाटर कंटेंट का मान हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3। तो सबसे ज्यादा आपका यही मेथड उपयोग किया जाता है। दूसरा मेथड है आपका टॉर्सन बैलेंस और इंफ्रारेड मेथड।
वाटर कंटेंट ज्ञात करने का दूसरा मेथड है आपका टॉर्सन बैलेंस और इंफ्रारेड मेथड। इसमें क्या होता है आपका कि एक आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में एक बॉक्स लगा होता है जिसमें सॉइल रखी होती है, इधर से एक इंफ्रारेड लैंप होता है और ऊपर आपका एक डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है और नीचे आपका एक बॉक्स लगा हुआ होता है। और जो डिजिटल मीटर होता है वो आपका सीधे डब्ल्यू डैश का मान बताता है, डब्ल्यू डैश का आपका मान डिजिटल मीटर बताता है। और इस डिजिटल मीटर के साथ एक स्प्रिंग अटैच होती है, स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स अटैच होता है जिसमें सॉइल जिसका वाटर कंटेंट ज्ञात करना है उसको रखा जाता है। और एक इंफ्रारेड लैंप की सहायता से इस पर आपका जो हीट अप्लाई किया जाता है, हीट अप्लाई करने से जो सॉइल में नमी है वो आपकी इवापोरेट होती है, यानी अब आपकी जो इसमें नमी होती है वो बाहर निकलती है लैंप की सहायता से जब हीट अप्लाई किया जाता है। और जब नमी बाहर निकलेगी तो स्प्रिंग का वेट, जो स्प्रिंग में जो बाक्स लगा हुआ है उसमें वेट हल्का होगा, वेट हल्का होने से स्प्रिंग सिकुड़ेगी और इसी प्रकार से प्रोसेस चलता आता है। जब पूरी मृदा का जो नमी है वो निकल जाती है तो स्प्रिंग सिकुड़ना बंद हो जाती है और जब स्प्रिंग सिकुड़ना बंद हो जाती है तो डिजिटल मीटर अपने आप डब्ल्यू डैश का सीधे मान बता देता है और वाटर कंटेंट का मान इस फार्मूले की सहायता से हम लोग लगा निकाल लेते हैं। यानी सूत्र होता है वाटर कंटेंट इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। प्रोसेस आपका फिर से हम बता दें, दूसरा मेथड है टॉर्सन बैलेंस और इंफ्रारेड मेथड। टॉर्सन बैलेंस के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई स्प्रिंग होगी, बैलेंस करने वाली स्प्रिंग होगी। तो इसमें एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के ऊपरी हिस्से पर एक डिजिटल मीटर लगा होता है, स्प्रिंग के निचले भाग पर एक बॉक्स अटैच होता है जिसमें जिस वाटर कंटेंट ज्ञात करना, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात करना है उस सॉइल को उस बॉक्स में रखा जाता है और एक इंफ्रारेड लैंप की मदद से इस पर हीट अप्लाई किया जाता है। हीट अप्लाई करने के कारण जो सॉइल है उसमें से नमी आपकी इवापोरेट होती है, इवापोरेट होने से नमी को इवापोरेट होने से तो स्प्रिंग है सिकुड़ती आती है और जब बिल्कुल नमी नहीं बचती है तो स्प्रिंग सिकुड़ना बंद हो जाती है और जब स्प्रिंग सिकुड़ना बंद हो जाती है तो जो डिजिटल मीटर है वो सीधे डब्ल्यू डैश का मान बता देता है और इस सूत्र में रखकर सीधे हम लोग वाटर कंटेंट का मान निकाल लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। तीसरा मेथड है आपका पिक्नोमीटर मेथड। इसमें क्या होता है, एक आपका स्पेशल बॉक्स होता है, स्पेशल बोतल होती है, इसका वॉल्यूम आपका 900 ml होता है। एक स्पेशल बॉटल होती है जिसका वॉल्यूम आपका 900 ml होता है, ऊपरी डाया आपका 6 mm होता है। डाया इसलिए कम रखा जाता है जिससे एरर को मिनिमाइज किया जा सके। डाया को कम रखने का कारण है कि जिससे एरर आपका जो आता है वेट करने में आपका मिनिमाइज हो सके। तो एक आपका स्पेशल बॉटल होता है पिक्नोमीटर मेथड में, इसमें जिसका वॉल्यूम आपका 900 ml होता है और ऊपरी डाया आपका 6 mm होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि खाली पिक्नोमीटर का वेट कर लेते हैं, खाली पिक्नोमीटर का वेट मान लेते हैं W1 आया है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है उसका हम लोग वेट कर लेते हैं, सॉइल सहित पिक्नोमीटर का भाव मान लेते हैं आपका W2 आता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस पिक्नोमीटर में ऊपर तक वाटर भर लेते हैं और जो सॉइल है उसको अच्छी प्रकार से हिलाकर वाटर सहित सॉइल को मिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका वाटर प्लस सॉयल प्लस पिक्नोमीटर का भार आपका आ रहा है W3। उसके बाद क्या करते हैं चौथे प्रोसेस में केवल पानी भरकर इसका वेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका वेट W4 आ रहा है, पानी प्लस पिक्नोमीटर का भार इसका W4। वाटर कंटेंट निकालने का सूत्र होता है आपका, पिक्नोमीटर मेथड ही चल रहा है। वाटर कंटेंट निकालने का आपका फार्मूला होता है W इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4
इंटू जी माइनस वन अपान जी माइनस वन। ये आपका वाटर कंटेंट निकालने का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमीटर मेथड से, W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू जी माइनस वन अपान जी माइनस वन। तो एक बात आप लोग देख रहे होंगे, इसमें जी टर्म आया हुआ है, जी इसमें कहीं निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ज्ञात होना चाहिए, यानी W इक्वल टू W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू जी माइनस वन अपान जी माइनस वन। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग W का वाटर कंटेंट का मान निकालेंगे, जहां W2 आपका है पिग्नोमीटर प्लस मृदा का भार, W1 है खाली पिग्नोमीटर का भार, W3 है आपका वाटर प्लस सॉइल प्लस पिग्नोमीटर का भार, W4 है आपका पानी प्लस पिग्नोमीटर का भार। तो इस प्रकार से वाटर कंटेंट का मान हम लोग निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपकी सॉइल फाइन ग्रेन होगी तो जो तीसरा वेट मैंने W3 लिया हुआ है, अच्छी प्रकार से आपका, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में वाइट की साइज बहुत छोटी होने के कारण अच्छी प्रकार से सॉइल आपका मिल नहीं पाएगा, घुल नहीं पाएगा, तो वेट आने में एरर होगी। इसलिए जब फाइन ग्रेन सॉइल का हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं पिग्नोमीटर मेथड की सहायता से, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब W3 हम लोग लेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो व्हाइट की साइज होती है वो छोटी होने के कारण पानी सभी व्हाइट्स में नहीं पहुंच पाता है, जिससे वेट लेने में बहुत ही एरर आती है। इसके लिए हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ही कम होने के कारण, कैबनली एक्शन के कारण बहुत कम होने के कारण पानी सभी व्हाइट्स में आपका आसानी से पहुंच जाता है, और केरोसिन ऑयल आपका बेटर वेटिंग लिक्विड का भी काम करता है। इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका किसके लिए अप्लाई होगा जब वाटर का इस्तेमाल करेंगे? तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आपका जो पिग्नोमीटर मेथड है वो बहुत ही आपका अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में जो व्हाइट की साइज होगी बड़ी होगी, जिससे आपका पानी आसानी से व्हाइट्स में पहुंच जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, जिससे वेट में आपका एरर जो होगा बहुत ही कम आएगा। इसलिए पिग्नोमीटर मेथड का प्रयोग हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए स्पेशली करते हैं, और जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करेंगे तो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल का सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण सभी व्हाइट्स में आपका जो ऑयल है आसानी से पहुंच जाता है। ऑयल के आसानी से पहुंचने के कारण आपका जो व्हाइट्स होंगे, केरोसिन जो व्हाइट्स में ऑयल आसानी से पहुंचने के कारण वेट में आपका ये जो एरर होगा वो बहुत कम आएगा। इस प्रकार से केरोसिन ऑयल बेटर वेटिंग लिक्विड का या एजेंट का भी काम करता है। चौथा मेथड है आपका, पहला था आपका ओवन ड्राई मेथड, दूसरा था इंफ्रारेड और रेडिएशन इंफ्रारेड, और दूसरा था इंफ्रारेड मेथड, और तीसरा है आपका पिग्नोमीटर मेथड। चौथा आपका है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड, इसमें क्या होता है कि इसमें एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई के आकार का एक बर्तन होता है जिसमें आपका सैंड भरा होता है, नीचे आपका एक लैंप लगा होता है जिसकी सहायता से आपका हीट अप्लाई किया आता है। नीचे आपका एक लैंप है, ये आपकी कढ़ाई है, ये आपका सैंड है, इसके ऊपर एक पेपर लगा होता है। पेपर का आकार क्या होता है? जब इसका कार्य यह होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जब ज़्यादा हीट अप्लाई होगा तो पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। पेपर कलर चेंज होने का इससे हमें पता चल जाता है कि हीट ज़्यादा है। हीट ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्यों लगाते हैं पेपर को? इसके ऊपर आपका एक सॉइल रखा होता है, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट हमें ज्ञात करना है वो सॉइल होता है। हीट जब ज़्यादा होगा तो सॉइल जल भी सकती है, इसीलिए हम लोग पेपर इस पर लगाते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस क्या होता है? लैंप होता है, लैंप के ऊपर कढ़ाई होती है, कढ़ाई में आपका बालू होता है, और बालू के ऊपर एक पेपर लगाते हैं जिससे आपका हमें पता चल सके कि हीट ज़्यादा ना होने पाए, और उसके ऊपर सॉइल रखी होती है। इससे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक सॉइल या जिसमें जिप्सम घास फूस इत्यादि होगी, उस सॉइल का इस मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि जिस सॉइल में घास फूस जिप्सम ऑर्गेनिक होगी वो सॉइल आपकी लैंप से जब हीट अप्लाई किया जाएगा तो जल भी सकता है। घास फूस जलने के कारण वेट में कमी आएगी, वेट में एरर आएगा। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल या जिस सॉइल में घास फूस जिप्सम इत्यादि पाया जाता है उस सॉइल का इस मेथड से वाटर कंटेंट नहीं ज्ञात करते हैं। इस मेथड से हम लोग आधे घंटे में ही वाटर कंटेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो फिर से प्रोसेस समझ लीजिएगा। एक कढ़ाई होती है, इसका जो डेप्थ होता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है, मिनिमम 30 सेंटीमीटर होता है। जो डेप्थ होती है मिनिमम 30 सेंटीमीटर होती है। कढ़ाई में सैंड भरा होता है, सैंड के ऊपर आपका पेपर होता है, पेपर के ऊपर आपका सॉइल रखी होती है। लैंप की सहायता से हीट अप्लाई किया जाता है, सॉइल इस हीट की मदद से सूखती है। उसके बाद हम लोग वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं, जो जिस मेथड से हम लोग ने ओवन डाई मेथड में ज्ञात किया था उसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा आपका है एल्कोहल मेथड। इसमें क्या होता है, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात करना होता है उस सॉइल को लेते हैं और जितने ग्राम सॉइल होती है उतने ग्राम ही एल्कोहल उसमें मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करके जला दिया जाता है। जला देने के बाद आपका उसी प्रकार से जिस प्रकार से ओवन डाई मेथड में वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी वाटर कंटेंट हम लोग ज्ञात कर देते हैं। जनरली सॉइल का जो वेट लिया आता है तो आपका सॉइल का वेट 100 ग्राम लिया आता है। जनरली जो सॉइल लिया आता है उसका वेट 100 से 200 ग्राम लिया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सॉइल होती है जितनी सॉइल होती है उतनी ही अल्कोहल में मिक्स करके जला दिया जाता है। तो जलाने के कारण इससे आप लोग समझ गए होंगे कि किस सॉइल का वाटर कंटेंट इस मेथड से निकाला जा सकता है। यानी ऑर्गेनिक सॉइल या जिस सॉइल में घास फूस या जिप्सम पाई जाएगी उस सॉइल का वाटर कंटेंट हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि जब अल्कोहल मिलाकर जलाया जाएगा तो जो सॉइल में घास फूस होगी या जिप्सम होगा वो आपका उसी के साथ जल जाएगा, जिससे बेड में एयर आएगी। इस प्रकार से इस मेथड से हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल या घास फूस या जिस सॉइल में जिप्सम पाई जाती है उस सॉइल का वाटर कंटेंट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो मेथड आप लोग समझ ही गए होंगे कि जितना सॉइल आता है उतना ही अल्कोहल मिलाकर उसे जला दिया जाता है। उसके बाद जिस प्रकार से ओवन ड्राई मेथड में हम लोगों ने वाटर कंटेंट निकाला था उसी प्रकार से इस मेथड में भी वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। और ये आपका जो मेथड होता है जनरली कोस्ट ग्रेन सॉइल के लिए या ऑर्गेनिक क्ले के लिए सुटेबल नहीं होता है। इसे रैपिड मेथड भी कहते हैं क्योंकि वह यह मेथड 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है, या इस मेथड से 10 मिनट में वाटर कंटेंट का मान निकाला जा सकता है। छठा आपका है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसमें क्या होता है कि एक एयर टाइट बॉक्स होता है, इसमें मॉइस्चर टेस्टर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वो मॉइस्चर टेस्टर इंस्ट्रूमेंट होता है। इस मेथड में क्या होता है, एक एयर टाइट बॉक्स होता है। एयर टाइट बॉक्स में हम लोग सॉइल को लेते हैं और उसी एयर टाइट बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड को भी मिक्स कर देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को डालकर और जो बॉक्स होता है उसको आसानी से हेजिटेट कराते हैं। हेजिटेट कराने से जो सॉइल में वाइट्स होते हैं उन वाइट्स में वाटर भी होगा और एयर भी होगा, तो उन वाइट्स में ये आपका कैल्शियम कार्बाइड पहुंचता है और कैल्शियम कार्बाइड आपका जो वाटर से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना लेता है। एसिटिलीन गैस बना लेता है जिसके कारण, क्योंकि आपका बॉक्स जो है एयर टाइट है, एयर टाइट होने के कारण एसिटिलीन गैस बॉक्स पर प्रेशर लगाती है। इसी प्रेशर को मेजर करके सीधे आपका बॉक्स में एक डायल गेज लगा होता है। डायल गेज इसी प्रेशर को मेजर करके सीधे W' का मान बता देता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने जो आपका इंफ्रारेड था उसमें मैंने वाटर कंटेंट का फार्मूला बताया होगा W'/1 - W'। तो W' का मान आपका डायल गेज जो बॉक्स में लगाता सीधे बता देता है। तो वाटर कंटेंट का मान इसी फार्मूले में रखकर हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेथड फिर से समझिएगा, इसमें एक एयर टाइट बॉक्स होता है। एयर टाइट बॉक्स में सॉइल को भरते हैं, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात करना होता है उसी सॉइल को आपका एयर टाइट बॉक्स में भरा जाता है। एयर टाइट बॉक्स में भरने के बाद कैल्शियम कार्बाइड को भी उसमें मिला दिया जाता है और बॉक्स को बंद करके आसानी से हेजिटेट कराया जाता है। हेजिटेट कराने से क्या होता है कि जो उसमें वाइट्स होंगे, जो सॉइल में वाटर होगा या नमी होगी, उससे कैल्शियम कार्बाइड क्रिया करेगा और क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना लेता है। और एसिटिलीन गैस जो कि एयर टाइट बॉक्स होने के कारण बॉक्स पर प्रेशर लगाता है और बॉक्स में आपका एक डायल गेज लगा होता है। और डायल गेज इसी प्रेशर को मेजर करके सीधे ही W' का मान बता देता है और इसी W' का मान हम लोग W'/1 - W' में रखकर सीधे वाटर कंटेंट का मान निकाल लेते हैं। तो जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन कभी कभी पूछ ली जाती है, रिएक्शन आपकी होती है CaC2 + H2O गिव्स आउट C2H2 + CaOH का वोल्टाइज। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2H2 हो जाएगा। तो जो रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बाइड + H2O गिव्स आउट। H2O क्यों आया? क्योंकि जो बॉक्स में हम लोग CaC2 गड़ते हैं या CaCO2 डालते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल में नमी होती है इसीलिए यहाँ पर H2O आया है। सॉइल में नमी होने के कारण वह क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
और एसिटिलीन गैस बनती है तो एयर टाइट बॉक्स होने के कारण बॉक्स पर प्रेशर लगाती है, और चूंकि बॉक्स में डायल गेज लगा होता है, डायल गेज सीधे डब्ल्यू डैश का मान बता देता है, और वाटर कंटेंट के इसी फार्मूले में डब्ल्यू डैश का मान रखकर सीधे वाटर कंटेंट का मान निकाल लिया जाता है। तो आपका छठा मेथड था कैल्शियम कार्बाइड मेथड। आपका सातवां मेथड है रेडिएशन मेथड। क्योंकि रेडिएशन का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व एक होगा, तो आपका रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है वो आपका होता है कोबाल्ट 60। इसमें क्या होता है, एक डिजिटल मीटर होता है, एक रिसीवर लगा होता है, यह आपका रिसीवर है, एक आपका एमीटर लगा होता है, यह आपका एमीटर है। एमीटर मतलब होता है उत्सर्जक, रिसीवर मतलब होता है रिसीव करने वाला या प्राप्त करने वाला। तो एमीटर उत्सर्जक का मतलब क्या है, इधर से रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी जो इधर एमीटर लगा हुआ है इससे आपके रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 से आपका न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, और बीच में सॉइल रखी होती है। सॉइल, इस मेथड से हम लोग कास्ट इन सीटू कंडीशन में भी हम लोग सॉइल का वाटर कंटेंट का मान निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मशीन जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ पर हमें सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है वहाँ पर ले जाकर रख देते हैं, और बीच में सॉइल होती है, यहाँ से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कोबाल्ट 60 की मदद से। चूंकि कोबाल्ट 60 जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, न्यूट्रॉन वाटर के द्वारा या नमी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इससे कम मात्रा में यहाँ पर आपके रिसीवर के पास न्यूट्रॉन पहुंचते हैं। मेथड समझिएगा क्या होता है कि रेडिएशन मेथड में एक रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 की मदद से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। न्यूट्रॉन उत्सर्जित होने के कारण जो बीच में सॉइल रखी होती है उस सॉइल में नमी होगी, नमी होने के कारण इस न्यूट्रॉन को उत्सर्जित कर लेती है, जिससे कम मात्रा में रिसीवर के पास न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे जैसे यहाँ की नमी समाप्त होती जाती है वैसे वैसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रिसीवर के पास न्यूट्रॉन पहुंचते जाते हैं। और जब सॉइल बिल्कुल सूख जाती है, यानी बिल्कुल नमी इसमें से निकल जाती है, तो पूरे के पूरे न्यूट्रॉन रिसीवर के पास पहुंचते जाते हैं, यानी रिसीवर के पास पूरे न्यूट्रॉन पहुंचने लगते हैं, जिससे डिजिटल मीटर जो ऊपर लगा हुआ है, यह डिजिटल मीटर सीधे ही डब्ल्यू वाटर कंटेंट का मान बता देता है। तो मेथड फिर से समझ लीजिएगा। रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 होता है, इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ लीजिएगा। ऊपर आपका डिजिटल मीटर लगा होता है जो सीधे डब्ल्यू का मान बता देता है। एक साइड में आपका एमीटर यानी उत्सर्जक, दूसरे साइड में रिसीवर, बीच में सॉइल सीटू कंडीशन में रखी जाती है। यानी रेडिएशन मेथड की सहायता से पेपर में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग इन सीटू कंडीशन में बहुत ही आसानी से वाटर कंटेंट का मान निकाल सकते हैं, तो आपका मेथड है रेडिएशन मेथड। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ज्यादातर आपका रेडिएशन मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 की सहायता से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये न्यूट्रॉन सॉइल के उपस्थित नमी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कम मात्रा में रिसीवर के पास न्यूट्रॉन पहुंचते हैं। कम मात्रा में रिसीवर के पास न्यूट्रॉन पहुंचने के कारण यानी पहुंचते हैं, तो जैसे जैसे नमी इसमें से आपकी इवेपोरेट हो जाती है, इवेपोरेट होती जाती है, यानी नमी निकलती जाती है, वैसे न्यूट्रॉन का यहाँ पर पहुंचना ज्यादा होता जाता है। और जब नमी बिल्कुल सूख जाती है तो पूरे के पूरे न्यूट्रॉन रिसीवर के पास पहुंचते हैं, जिससे यहाँ पर ऊपर लगा डिजिटल मीटर सीधे डब्ल्यू वाटर कंटेंट का मान निकाल लेता है, मान बता देता है। इस प्रकार से रेडिएशन मेथड की सहायता से सॉइल का C2 कंडीशन में हम लोग वाटर कंटेंट का मान भी निकाल लेते हैं। उसके बाद आपके पहला फिर से बता दें, पहला मेथड था आपका ओवन डाई मेथड, दूसरा था इंफ्रारेड मेथड, और तीसरा आपका था पिक्नोमीटर, चौथा था सैंड बाथ, और पांचवा था एल्कोहल, छठा कैल्शियम कार्बाइड, सातवां आपका रेडिएशन मेथड। एक बात बता दें आप लोगों को कि जो आपके कैल्शियम कार्बाइड मेथड है उसमें आपके दो टाइप के एयर टाइट बॉक्स आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में दो टाइप के बॉक्स आते हैं, पहला था 6 ग्राम साइज का, दूसरा था 24 ग्राम साइज का। दो बॉक्स आते हैं 6 ग्राम और 24 ग्राम साइज के। तो जो आपका 24 ग्राम साइज है वो मार्केट या टेस्ट करने में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में जो एयर टाइट बॉक्स होता है वो दो टाइप के बॉक्स आते हैं, दो साइज के आते हैं। पहला 6 ग्राम का होता है, दूसरा 24 ग्राम का। तो 24 ग्राम वाले को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो जो ये मेथड है कोहेजन सॉइल के लिए है, क्योंकि
जो प्रक्रिया आपकी पिग्नोमीटर मेथड में थी वही दिक्कत यहीं भी आ रही है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो होगा वाइट्स छोटे होंगे। जब फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो वाइट्स छोटे होंगे, और वाइट्स छोटे होंगे तो सभी वाइट्स में कैल्शियम कार्बाइड पहुंच नहीं पाएगा, जिससे आसानी से क्रिया हो नहीं पाएगी, जिससे आपका जो वाटर कंटेंट के वैल्यू में इधर आएगा। इसीलिए यह आपका जो मेथड है कोर्स ग्रेन सॉइल या ग्रेनुलर सॉइल के लिए, ग्रेनुलर मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में जो वाइट्स की साइज होती है वो बड़ी होती है, और वाइट्स की साइज बड़ी होने के कारण कैल्शियम कार्बाइड आसानी से वाइट्स में पहुंच जाता है, और वाटर उसमें उपस्थित नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना लेता है, और जिससे वाटर कंटेंट के मान में ज्यादा त्रुटि नहीं आती है, यानी एरर कम आता है। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा, नया टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। पीछे हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट को कौन कौन सी विधियां हैं ज्ञात करने की। अब हम लोग देखेंगे ज्ञात करने की, जो हमें ज्ञात करना है अब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सवाल, कोई सवाल है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें याद करना है, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हम लोग किस किस विधि से स्पेसिफिक ग्रेविटी याद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में पहला मेथड है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करने का डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल मेथड। तो इसमें क्या होता है, एक 50 ml कैपेसिटी का बॉटल होता है, 50 ml कैपेसिटी का बॉटल होता है, 50 ml कैपेसिटी का एक स्पेशल बॉटल होता है। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिग्नोमीटर मेथड में वाटर कंटेंट का मान निकाला था, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग मान निकालेंगे। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है इस प्रकार से। तो पिग्नोमीटर मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने खाली पिग्नोमीटर का वेट किया था, इसी प्रकार से खाली बॉटल का वेट करेंगे हम लोग। खाली बॉटल का वेट मान लेते हैं आपका W1। दूसरी उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पिग्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट निकाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉइल प्लस बॉटल का वेट, मान लेते हैं आपका W2 है, ग्राम में है सभी। तीसरे में हम लोगों ने क्या किया था कि सॉइल लिया था और वाटर लिया था और पिग्नोमीटर था, तीनों का वेट किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉइल प्लस बॉटल प्लस आपका हो जाएगा वाटर का वेट मान लेते हैं W3 ग्राम है। और चौथे प्रक्रम में हम लोगों ने क्या किया था कि आपका वाटर था और वाटर पूरे में भरा था, उसका वेट हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर प्लस बॉटल का वेट मान लेते हैं आपका W4 ग्राम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का फार्मूला होता है G इक्वल टू W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। आपका फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जैसा कि मैंने लेक्चर 5 में बताया था या 4 में बताया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से डिनोट किया जाता है। G इक्वल टू फार्मूला होता है W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। इस्तेमाल आप लोग जानते ही होंगे, W2 क्या है, सॉइल प्लस वाटर का वेट, W1 क्या है, खाली वाटर का वेट, W3 क्या है, सॉइल वाटर वाटर का वेट, और W4 है आपका वाटर प्लस वाटर का वेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का पहला मेथड था डेंसिटी बॉटल मेथड। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पिग्नोमीटर मेथड में मैंने बताया था कि जो मेथड है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जनरली अप्लाई किया जाता है, तो यही यही वही रीजन यहाँ पर भी है कि यदि आपकी सॉइल फाइन ग्रेन्ड होगी तो वाटर आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा, जिससे आपका एरर आएगा। तो यह मेथड भी आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जनरली अप्लाई किया जाता है। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अप्लाई जब करेंगे तो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा तो फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 इंटू K, वेर इज K इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल। K आपका जहाँ पर
जहाँ पर के आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल। तो जब हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे यानी केरोसिन ऑयल का यूज करेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W1 अपन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 इंटू के आपका हो जाएगा। कभी कभी पैराफिन ऑयल, अल्कोहल तथा बेंजीन का भी वाटर या केरोसिन ऑयल के स्थान पर आपका यूज किया जाता है। यानी जब वाटर या केरोसिन ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो कभी कभी पैराफिन ऑयल या अल्कोहल या बेंजीन का भी उपयोग कर लिया जाता है। एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब हम लोग वाटर या केरोसिन ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके स्थान पर क्या इस्तेमाल करते हैं। तो उसके स्थान पर हम लोग या फिर पैराफिन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं या बेंजीन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपका, पहला था डेंसिटी मॉडल मेथड, दूसरा मेथड है आपका पिक्नोमीटर मेथड। दूसरा मेथड है आपका पिक्नोमीटर मेथड। तो ध्यान दीजिएगा यह मेथड जो होता है मीडियम तथा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पिग्नोमीटर मेथड है वो मीडियम तथा कोर्स ग्रेन सॉइल के इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि पिग्नोमीटर मेथड मैंने मात्रा वाटर कंटेंट ज्ञात करने में बता ही चुका हूँ, या यही मेथड आपका डेंसिटी वाटर मेथड के लिए मेथड की तरह ही पिग्नोमीटर मेथड होता है, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। तीसरा आपका मेजरिंग फ्लास्क मेथड। इसमें क्या होता है, मेजरिंग फ्लास्क में क्या होता है कि 250 या 500 ml का एक फ्लास्क होता है। मेजरिंग फ्लास्क मेथड में क्या होता है कि 250 ml या 500 ml का फ्लास्क होता है। यहाँ पर 50 ml का था, यहाँ पर 250 या 500 ml का है। यह आपका जो होता है फाइन टू मीडियम सॉइल के लिए अप्लाई होता है। फाइन टू मीडियम साइज के सॉइल के लिए अप्लाई होता है। फाइन टू मीडियम साइज सॉइल के लिए अप्लाई होता है मेजरिंग फ्लास्क मेथड। चौथा आपका है, दूसरा था पिग्नोमीटर, तीसरा है मेजरिंग फ्लास्क मेथड और चौथा है आपका गैस जार मेथड। आपका जो जार होता है 1000 ml कैपेसिटी का होता है। यह मेथड भी आपका डेंसिटी वाटर मेथड की तरह होता है। मेजरिंग फ्लास्क भी आपका डेंसिटी वाटर मेथड की तरह होता है। पांचवा है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, पांचवा है आपका, चौथा था गैस जार मेथड, पांचवा है श्रिंकेज लिमिट मेथड। पहला था आपका डेंसिटी वाटर, दूसरा है पिग्नोमीटर, तीसरा है मेजरिंग फ्लास्क, चौथा है गैस जार और पांचवा है श्रिंकेज लिमिट मेथड। जब हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो चैप्टर सेकंड है आपका अगला इंडेक्स प्रॉपर्टीज, उसमें श्रिंकेज लिमिट डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। तो श्रिंकेज लिमिट डिटर्मिनेशन के समय लिए गए डाटा की मदद से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान निकालेंगे, वहीं पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो श्रिंकेज लिमिट डिटर्मिनेशन के समय लिए गए डाटा की मदद से स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान निकाल लिया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अध्ययन किया वाटर कंटेंट ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड हैं और उसके आगे अध्ययन किया स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट इन सिटू कंडीशन। तो आपका अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट इन सिटू कंडीशन। सॉइल की जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में यूनिट वेट ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोर कटर मेथड। क्योंकि यूनिट वेट हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिट वेट के बारे में अध्ययन किया है, जो पीछे हमने वीडियो अपलोड किया है, उसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिट वेट के बारे में। मैंने यूनिट वेट का फार्मूला बताया था, डिफिनेशन बताया था कि जिस कंडीशन में सॉइल है उसी कंडीशन में उसका टोटल वेट अपन उसी कंडीशन में उसका टोटल वॉल्यूम ही आपका यूनिट वेट कहलाता है। तो वही प्रक्रिया वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। कोर
कोर मतलब कोना, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा उसका कोई ना कोई हिस्सा कोनदार या कोना कोने जैसा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का आपका सिलेंडर होता है। इसका निचला सिरा आपका नुकीला होता है। इसकी हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डाया होता है 10 सेंटीमीटर होता है। निचला सिरा नुकीला होता है। सिलेंडर टाइप का एक आपका जो बॉक्स होता है, सिलेंडर सिलेंडर के आकार का एक बॉक्स होता है जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर होती है। डाया आपका 10 सेंटीमीटर होता है और निचला सिरा आपका नुकीला होता है। जिस जहां पर या जिस कंडीशन में आपका जहां पर सॉइल है, जिस सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात करना है उस स्थान पर इसे ले जाकर उस सॉइल में पेंट्रेट करा देते हैं। पेंट्रेट कैसा होता है, क्योंकि इसका निचला सिरा नुकीला है वहां पर पेंट्रेट करा देते हैं। पेंट्रेट कराने पर इसका वॉल्यूम चूंकि पहले से पता होता है, इसका वॉल्यूम पहले से होता है आपका 1000 सीसी यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। जहां पर आपका जिस सॉइल का वाटर यूनिट वेट ज्ञात करना होगा वहां पर ले जाकर उसे धसा देंगे और जो इसमें सॉइल आएगी इसको आसानी से निकाल लेंगे और सॉइल का वेट कर लेंगे। मान लेते हैं वेट आपका आता है W1 ग्राम, और जो कि यूनिट वेट का फार्मूला मैंने बताया था W/B। तो W आपका आया W1/B, आपका पहले से पता है कि आपका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि W का मान ग्राम में आया है। किलोग्राम में निकालेंगे तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो फिर से समझ लीजिएगा कोर कटर मेथड होता क्या है, जिस कंडीशन में आपका सॉइल है उस कंडीशन वहां पर ले जाकर इसको पेंट्रेट कर देते हैं। इसका वॉल्यूम पहले से पता होता है 1000 सीसी, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है 1000 सीसी होता है। वहां पर पेंट्रेट कराने के बाद इसको आसानी से निकाल लेते हैं। जो उसमें सॉइल आई हुई है उसका वेट कर लेते हैं और फार्मूले में रखकर गामा का मान निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो इसमें क्या होता है, पहला चूंकि मैंने मेथड बताया कोर कटर मेथड की सहायता से यूनिट वेट ज्ञात करना है। दूसरा मेथड है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मतलब पुनः स्थानांतरित करना, इसका मतलब हिंदी हुआ सैंड को पहले हम लोग सैंड का यूनिट वेट ज्ञात करेंगे, उसके बाद जिस सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात करना होगा उसका ज्ञात करेंगे। यानी 2 चरणों में आपकी प्रक्रिया पूरी होती है। पहले होता है सैंड का यूनिट वेट ज्ञात किया जाता है, दूसरे प्रक्रिया में आपका होता है सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात किया जाता है। यानी पहले चरण में सैंड का यूनिट वेट ज्ञात करते हैं गामा, और दूसरे चरण में सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, इसमें आपका एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है। यहाँ पर आपका एक नॉब लगा होता है, आपका कॉनिकल पोर्शन है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है इसमें। और एक आपका पोरिंग सिलेंडर होता है, इसे हम लोग पोरिंग सिलेंडर बोलते हैं। और एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है। इसका वॉल्यूम आपका पता होता है पहले से ये जाते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोरिंग सिलेंडर को एक कागज पर रख लेते हैं। ये आपका कागज, ये आपका नॉब है, इसमें हम लोग सैंड को भर लेते हैं। इसमें हम लोग ये सैंड पूरा भर लेते हैं और इसका वेट कर लेते हैं। यानी सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का भार मान लेते हैं W1 ग्राम। सैंड सहित जो पोरिंग सिलेंडर का भार है W1 ग्राम आया है। उसके बाद क्या करते हैं, जिसमें सैंड भरी हुई है इसको उठाकर एक पेपर पर रखते हैं। उसके बाद इस नॉब को ओपन कर देते हैं। नॉब को ओपन करने के बाद जितनी सॉइल इसमें गिरनी होती है वो गिर जाती है। जब सॉइल गिरना बंद हो जाती है तो इसका वेट कर लेते हैं। मान लेते हैं W2 ग्राम है, यानी कॉनिकल पोर्शन में यानी क्या हो जाएगा, कॉनिकल पोर्शन में
कागज पर इस सिलेंडर को उठाकर रख देते हैं, नाप को ओपन करते हैं तो जितनी सॉइल इसमें आनी होती है यानी सैंड आनी होती है उस सैंड आ जाती है। उसके बाद पुनः इसका वेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका वेट पुनः आ रहा है W2 ग्राम। समझ में आ रहा है W2 क्या है आपका? W2 आपका है कोनिकल पोर्शन में सैंड गिरने के बाद सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट W2 आपका होगा। फिर से समझ लीजिएगा, कोनिकल पोर्शन या कागज पर सैंड गिरने के बाद सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट आपका W2 ग्राम होगा। तो यदि W1 में से W2 घटा दें, W1 आपका पूरा भरा था सैंड पोरिंग सिलेंडर में, तब था W1, अब इसमें से सैंड निकल चुका है, यानी इसमें से इतना हम घटा दें, इसमें से इतना हम घटा देंगे तो इस पोर्शन में आए सैंड का वेट पता चल जाएगा। तो कोनिकल पोर्शन में आए सैंड का वेट आपका क्या हो जाएगा? पूरे में से यदि इतना हटाएंगे तो इतना हमें पता चल जाएगा, यानी W1 माइनस W2 जब करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कोनिकल पोर्शन में आए सैंड का वेट। इसके बाद क्या करते हैं, इसी जो इसमें सैंड बची हुई है, इस सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर को उठाकर कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं। ये नाव लगा हुआ है, इसमें कुछ सैंड बची हुई होगी, इस सैंड को उठाकर कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद इस नाव को ओपन करते हैं। नाव को ओपन करेंगे तो जितना सैंड इसमें आना होगा वो सैंड आ जाएगा। उसके बाद पुनः इसका वेट कर लेते हैं, W3 मान लेते हैं, W3 आया हुआ है। W3 क्या है? इस पोरिंग सिलेंडर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर और कोनिकल पोर्शन में आए सैंड के वेट को छोड़कर जो सैंड इसमें बची हुई है वो उस सैंड का पोरिंग सिलेंडर सहित वेट आपका W3 ग्राम है। समझ लीजिएगा फिर से, जो इसमें सैंड बची हुई थी उस पोरिंग सिलेंडर को सैंड सहित उठाकर यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद जो सैंड इस कोनिकल पोर्शन और कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में आ चुका है उसको छोड़कर जो सैंड इसमें बची हुई है उस सैंड का पोरिंग सिलेंडर सहित वेट ही W3 ग्राम है। यदि हम W1 माइनस W2 आपका ये है, यदि हम W2 माइनस W3 करेंगे यानी इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी कोनिकल पोर्शन प्लस ये आपका है कैलिब्रेटिंग सिलेंडर। कोनिकल पोर्शन प्लस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में आए सैंड का भार। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, W2 ग्राम, चूंकि ये जो सैंड है उसका पोरिंग सिलेंडर सहित वेट W2 ग्राम है। इसमें से यदि हम लोग इतना हटाएंगे तो आपका जो इतना है वो पता चल जाएगा, यानी इतना का मतलब कोनिकल पोर्शन प्लस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, यानी W2 में से W3 जब हम लोग घटाएंगे, W2 माइनस W3 घटाएंगे तो इसमें जो आपका सैंड आया है उसका वेट पता चल जाएगा। अब इसमें से यदि हम लोग कोनिकल पोर्शन को हटा दें तो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में जो आपका सैंड का वेट आया है वो पता चल जाएगा, यानी कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में आए इधर देख लीजिएगा, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में आए सैंड का भार हो जाएगा W2 माइनस W3 माइनस कोनिकल पोर्शन को हमें हटाना है और कोनिकल पोर्शन का वेट आपका आया था W1 माइनस W2। फिर से समझ लीजिएगा, इसमें क्या होता है, एक पोरिंग सिलेंडर होता है और एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है। कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता होता है 1000 cc। ये प्रक्रिया दो चरणों में, यानी इस मेथड से दो चरणों में हम लोग यूनिट वेट ज्ञात करते हैं। पहले सैंड का यूनिट वेट ज्ञात करेंगे, उसके बाद सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट कंडीशन में यूनिट वेट ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को ये आपका इंस्टीट्यूट कंडीशन में सॉइल पड़ी हुई है, इस सॉइल का हमें यूनिट वेट ज्ञात करना है।
तो इसमें जो एक गड्ढे का टाइप है, गड्ढा टाइप का है, इस गड्ढे में आपकी कितनी सॉइल है इसका वेट हमें पता नहीं चल पाएगा। वेट पता चल जाएगा तो वॉल्यूम हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 2 चरणों में पूरा करते हैं। तो क्या होता है, एक पोरिंग सिलेंडर होता है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है। पोरिंग सिलेंडर में एक आपका कोनिकल पोर्शन होता है, कोनिकल पोर्शन के ऊपर नाब लगी होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी सैंड भर लेते हैं। सैंड भरने के बाद इसका वेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका वेट W1 आया है, इसका वेट हम लोग मान लेते हैं W1 आया है। सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का भार जो है वो W1 ग्राम आया है। उसके बाद क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठाकर, पोरिंग सिलेंडर को उठाकर एक कागज पर रख देते हैं। उसके बाद नाब को ओपन करते हैं, जितनी सैंड इस कोनिकल पोर्शन में आनी होती है वो आ जाती है। और जब सैंड गिरना बंद हो जाता है तब पुनः इसको उठाकर वेट कर लेते हैं, इसका वेट कर लेते हैं। तो जितनी सैंड इसमें बची हुई है उस सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट मान लेते हैं W2 ग्राम आया है। यदि हम इस पूरे में से इतने को हटा दें तो आपका ये जो कोनिकल पोर्शन में इसमें जो सैंड आई है उसका वेट पता चल जाएगा। यानी W1 में इसमें जब W2 घटाएंगे तो इस जो कोनिकल पोर्शन में सैंड आई हुई है उसका वेट पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो सैंड इसमें बची हुई है उसी सैंड को उठाकर या उसी सैंड को पोरिंग सिलेंडर सहित उठाकर कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं। क्योंकि कोनिकल पोर्शन उसी पोरिंग सिलेंडर में लगा हुआ है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रखकर इस नाब को ओपन कर देते हैं। तो जो सैंड इस पोर्शन और इस पोर्शन में गिरनी होती है वो गिर जाती है। उसके बाद जो सैंड इसमें बची हुई है उस सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट कर लेते हैं, मान लेते हैं वो वेट आपका W3 ग्राम है। यदि इस सैंड में से, इस वेट में से हम लोग इस वेट को घटा दें तो इसमें जितनी सैंड आनी होती है उसका वेट हमें पता चल जाएगा। तो ये वेट मान लेते हैं आपका W2 माइनस W3 करेंगे तो ये वेट आपका पता चल जाएगा। इसमें से यदि हम कोनिकल पोर्शन को हटा दें तो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में जो वेट आया उसका भार हमें पता चल जाएगा। तो चूंकि कोनिकल पोर्शन का वेट आया था W1 माइनस W2, इसको हटाएंगे तो इसका भार हमें पता चल जाएगा। तो W2 माइनस W3 माइनस W1 माइनस W2 करेंगे तो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में आए सैंड का वेट हमें पता चल गया। और चूंकि हमें सैंड का यूनिट वेट पहले प्रक्रिया में, पहले स्टेप में ज्ञात करना है, तो सैंड का यूनिट वेट आपका हो जाएगा, सैंड का यूनिट वेट गामा इक्वल टू वेट ऑफ सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो चूंकि कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने बताया था पहले से पता होता है, वॉल्यूम आपका 1000 cc पता है। और वेट मैंने सैंड का निकाला W2 माइनस W3 माइनस W1 माइनस W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंड आपका 1000 cc दिया हुआ है। ये आपका निकल गया सैंड का यूनिट वेट। अब सैंड का यूनिट वेट हमें पता चल गया है, अब हमें निकालना है सॉइल का यूनिट वेट। मान लेते हैं ये आपकी इस कंडीशन में आपका एयर सरफेस है, इस सॉइल का हमें यूनिट वेट ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सॉइल को निकाल लेते हैं, खोद कर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर इधर देखिएगा, मान लेते हैं आपकी सॉइल है, इस सॉइल का हमें यूनिट वेट ज्ञात करना है, सैंड का यूनिट वेट ज्ञात हो गया। तो यहाँ से सॉइल को खोद कर हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग पोरिंग सिलेंडर को रख देते हैं। पोरिंग सिलेंडर में जितनी सैंड W1 के बराबर है, W1 जितना W1 था उसी के बराबर इसको कर लेते हैं। इस जो पोरिंग सिलेंडर है W1 के बराबर इसमें सैंड भर लेते हैं। सैंड भरने के बाद इस नाब को हम लोग ओपन करते हैं, तो जितनी सैंड इसमें आनी होगी वो सैंड आपकी आ जाएगी। ठीक, ये आपका W1 के बराबर है, W1 के बराबर इसको कर लेते हैं। उसके बाद नाब को ओपन कर देते हैं, तो जितनी सैंड इसमें आनी होगी वो आ जाएगी। उसके बाद पुनः जो सैंड गिर गई है उसको छोड़कर इस सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट कर लेते हैं। मान लेता है वेट आपका W4 ग्राम आया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। जो सैंड इसमें गिर चुकी है उसको छोड़ देते हैं, जो सैंड इसमें बची है उस सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट करते हैं, वह वेट मान लेते हैं आपका W4 ग्राम आया है। यदि W1 आपका पूरा सैंड भरा हुआ था, उसके सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट था। यदि W1 में से W4 को हम लोग घटाएंगे, यानी इतना हटा देंगे, तो इसमें जो सैंड आई हुई है उसका वेट हमें पता चल जाएगा। यानी गड्ढे में जो सैंड है और जो इसमें आई है इसका वेट हमें पता चल जाएगा। यानी सॉइल का वेट, इस गड्ढे में से हम लोगों ने सैंड निकाला, सॉइल निकाला है, तो जितना सॉइल निकाला होगा उतनी ही सैंड आएगा।
तो सॉइल का वेट क्या हो जाएगा, सॉइल का वेट इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका कोनिकल पोर्शन है, ये आपका गड्ढा है, तो हमें इसका निकालना है, यानी इस पूरे में से हमको इतना हटाना है, यानी W1 माइनस W2 को हटाएंगे तब जाकर हमें इतना पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे W1 माइनस W4। ध्यान दीजिएगा W1 पूरा आपका सैंड था, W4 इतना बचा हुआ है, इसको हटा देंगे तो इतने में आपका पता चल जाएगा, यानी इतना पूरा कितना सैंड है इसमें वो आपका वेट पता चल जाएगा। जितना सॉइल इसमें से निकला है उतनी सैंड आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, W1 माइनस W2 घटाएंगे तो कोनिकल पोर्शन में आया सैंड का वेट आपका माइनस हो जाएगा, माइनस W1 माइनस W2। समझ में आ गया होगा, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। बात आती है सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब करने की चैनल को, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, यदि नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम है वो हम कर ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर सॉइल का वेट हमें निकालना था, तो जो गड्ढा है उसमें आपकी सैंड गिर चुकी है, उसमें से यदि हम कोनिकल पोर्शन को हटा दें तो इसका वेट हमें पता चल जाएगा। तो आपका सॉइल का वेट आ गया W1 माइनस W4 माइनस W1 माइनस W2। सॉइल का हमें यूनिट वेट क्या करना है, क्योंकि यूनिट वेट का सूत्र होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट तो हमें पता चल चुका है, अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम, कितना इसमें कितना वॉल्यूम आपका सॉइल का आएगा। तो चूंकि सैंड का यूनिट वेट हमें पता है, सैंड लिखें या सॉइल लिखें, सैंड का यूनिट वेट हमें पता है, तो सैंड का यूनिट वेट गामा इक्वल टू टोटल वेट आपका है W1 माइनस W4 माइनस W1 माइनस W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जितना वॉल्यूम सैंड का होगा उतना वॉल्यूम सॉइल का होगा। तो सैंड का यूनिट वेट हम लोगों ने पिछले स्टेप में पूरा ज्ञात किया था, उसका वॉल्यूम यहाँ पर रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखें, वॉल्यूम ऑफ सैंड लिखें, आपका हो जाएगा W1 माइनस W4 माइनस W1 माइनस W2 अपॉन गामा ऑफ सैंड। सैंड लिखें आप सॉइल लिखें, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो आपका गामा ऑफ सॉइल आपका हो जाएगा, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल आपका था W1 माइनस W4 माइनस W1 माइनस W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका ये है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया था आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, पहले हम लोगों ने अध्ययन किया डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने अध्ययन किया डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पहला मेथड था डेंसिटी वाटर मेथड, दूसरा था आपका पिग्नोमीटर मेथड, तीसरा था मेजरिंग फ्लास्क, चौथा था श्रिंकेज लिमिट, और भी एक मेथड था। उसके आगे हम लोगों ने अध्ययन किया डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट इन सिटू कंडीशन, यानी सॉइल की इन सिटू कंडीशन में यूनिट वेट ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि थी आपकी कोर कटर मेथड, दूसरी थी आपकी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को दो स्टेप में पूरा करते हैं, पहले सैंड का यूनिट वेट ज्ञात करते हैं, फिर सॉइल का यूनिट वेट ज्ञात करते हैं। और भी मेथड है, उस मेथड का नाम पेपर में कभी कभी पूछ लिया आता है। तो उसमें आपका पहला है वाटर बैलून मेथड, उसके तीसरा आपका मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तीसरा आपका है, ध्यान दीजिएगा, दो को मैंने डिटेल से पढ़ा, कोर कटर मेथड और दूसरा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, चौथा आपका तीसरा है आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। केवल नाम पूछ लिया आता है। चौथा है वाटर बैलून मेथड और पांचवा है रेडिएशन मेथड। वाटर बैलून मेथड पांचवा है रेडिएशन मेथड। सबमर्ज्ड मास
तो पहला था आपका कोर कटर मेथड, दूसरा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, चौथा है वाटर बैलून मेथड, पांचवा है रेडिएशन मेथड, छठा है सबमर्ज मार्ट डेंसिटी मेथड। तो एक बात हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके मन में मेरे प्रति कोई सुझाव है या सजेशन है या मेरे अंदर कोई कमी दिख रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि मैं अपने अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ या मेरे अंदर क्या सुधार करने लायक है। और लाइक डिसलाइक की बात तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लाइक करना चाह रहे हैं या डिसलाइक करना चाह रहे हैं, या आपको वीडियो अच्छी लग रही है या खराब लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हैं, खराब लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात रही तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। मेरा काम तो पढ़ाना है, यदि आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा। पढ़ाने में मेहनत भी लगती है, जैसा आप लोगों को भी पता होगा कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यदि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरा हौसला अफजाई रहेगा या मेरा हौसला बुलंद रहेगा, जिससे हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग।